चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल चैनल पे। और मैं आपके सामने एक बार फिर से संडे की मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो लास्ट संडे आपने 5 अप्रैल को दिया है, एसबीआई क्लर्क के मॉक लगातार संडे चल रहे हैं। एवरी वेडनेसडे जो लाइव मॉक चल रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की, दोनों मॉक का आप बेहतरीन लुत्फ उठा रहे हैं और अच्छे एनालिसिस के साथ एक अच्छे क्राउड के बीच आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक बार फिर से आपको दिए गए संडे की मॉक का कंप्लीट एनालिसिस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हर बार आपको मैथ्स मेरे द्वारा और रीजनिंग का सार्थक सर के द्वारा आपको बताया जाता है। उस क्रम में आज ये वीडियो आपके पास फिर से 172 नंबर का मॉक आपने दिया, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग, सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन आफ्टर इंग्लिश आपने दिया होगा और फिर रीजनिंग दिया होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में, देखते हैं क्या कुछ खास था, क्या क्या चीजें हमें पूछी गई थी और उसमें हम कितना कर पाए, किस तरीके से आपको आपने परफॉर्म किया। जो ये मॉक एवरी संडे ऑफलाइन मोड पे कराया जाता है बेटा, इसको कराने के कई सारे उद्देश्य हैं। इसको कराने के सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये है कि आपको पहले तो ये बात होती है कि एक अच्छी भीड़, अच्छे क्राउड में आप अपने आप को जज कर पाते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि आपके पास अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन पहुंच पाते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो बात आपको नहीं समझ में आई, वो जब टीचर ही आपको मॉक का सलूशन दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें आप उस मॉक से, उस वीडियो से, उस एनालिसिस से सीख पाते हैं। तब जाके आप कहीं ना कहीं एक अच्छे परफॉर्मर बन पाते हैं, एक अच्छे आप विजेता बन पाते हैं। तो इस मॉक में बढ़ चढ़ के भाग लिया करें। जो लोग कोचिंग के पढ़ रहे हैं वो तो इस मॉक का हिस्सा है ही। जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, शहर में इधर उधर हैं, वो भी इस कोचिंग से जुड़ सकते हैं। भंवरकुआं इंदौर में स्थित स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन ओनली आप आ सकते हैं और पूरी बैंकिंग की जानकारी का ज्ञान ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में आपको ये 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए थे। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए जितनी अच्छी स्क्वायर क्यूब टेबल की प्रैक्टिस होगी, रटे होंगे, उतना बेहतर आप लगा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है मुझे, अर्थमेटिक का ये एक प्यारा सा सवाल। आई, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अप्रोच क्रॉस चेक किया करिए, क्या हमारी आपकी अप्रोच सेम है। अगर मेरी आपकी अप्रोच सेम थी, तब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अप्रोच हमने कोई दूसरी लगाई है और सर ने अलग लगाई है, तो कोशिश किया करिए आप मेरी अप्रोच को फॉलो करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। इसीलिए इस सोल्यूशन को बताया जाता है कि आप इसको सीखें, तरीका देखें आप लगाने का। बाकी लगा नहीं लगा वो तो आपने मॉक के दौरान आपने कर ही लिया, बट वापस से आपको सोल्यूशन देने का लॉजिक ही यही होता है। कह रहा है अ गर्ल स्पेंड 20% ऑफ हर मंथली इनकम, 20% of her monthly income on rent. Out of remaining, she spent 25% on food and 20% on makeup. तो कह रहा है कि गर्ल ने क्या किया है कि इनकम का उसने खर्च किया है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। उसने क्या किया है कि 20% इनकम का खर्च किया है रेंट पर। तो आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी इनकम कितनी है, क्वेश्चन नंबर 6, इनकम कितनी है 100। अब 100 में से अगर वो 20% खर्च करती है रेंट पर, मतलब रेंट का खर्चा 20% का मतलब हो गया 20, तो रिमेनिंग बचा कितना। आप कहोगे सर रिमेनिंग बचा 80। अब उसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो 25% खाने पे खर्च हुआ और ये जो 20% मेकअप पे खर्च हुआ, ये दोनों के दोनों एक जगह से खर्चे हैं और मेरी भाषा में दिस इज फ्लैट एक्सपेंसिव। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 45% का खर्चा है। तो या तो आप 80 का 45% निकालिए, या फिर आप ऐसे समझिए कि सर उसने पहले 80 का 25% खर्च किया है। 80 का 25% निकालोगे 25/200 यानी 20 रुपए, और 80 का ही 20% उसने खर्च किया। 80 का ही 20% खर्च किया है मेकअप पे, यानी कितना हुआ 16 रुपए। अब उसके बाद कह रहा था कि जो डिफरेंस दे रखा है वो फूड और मेकअप का 1920 रुपए है। फूड और मेकअप, तो ये है फूड अपना, ये फूड है 25% और 16% मेकअप है। डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 4, और यही 4 हमें दे रखा है कितना 1920, 1920 दे रखा है। तो आपको सीधा बताना क्या है, इनकम, और इनकम आपने कितनी मानी है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 इंटू निकाल लीजिए, 100 इंटू 1920 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 कर।
कितना होगा मेरे भाई, 4 चौके 16, 4/32, यानी इस सवाल का जवाब हो गया 48। तो हमें ये समझना था इस सवाल में कि फ्लैट एक्सपेंसेस कहाँ पर है और रिमेनिंग एक्सपेंसेस कहाँ है। ऐसे सवाल परसेंटेज की कॉपी में आपको बखूबी तरीके से पढ़ाते समय समझाया गया है। याद रखेंगे तो ही क्वेश्चंस बनते हैं, याद ना रखने पर क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे सब लोग। कह रहा है रुपीज एक्स है जो 2 डिफरेंट स्कीम में, टोटल रुपीज कितनी है एक्स, और 2 डिफरेंट स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी में 3 और 7 में लगाया जाता है। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 8% पर, स्कीम बी जो है वो 12% पर 4 साल के लिए लगाने पर टोटल रिसीव्ड 6480 एज अ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। बहुत आसान सा सवाल है। टोटल रुपीज कितने हैं एक्स, एक्स को 2 भाग में तोड़ा, स्कीम ए और स्कीम बी में उसने लगाया, रेशियो में लगाया, यहाँ 3 में लगाया, यहाँ 7 में लगाया, तो आप कह सकते हैं सर ये 300 हो सकता है और ये 700 हो सकता है। आगे बात समझ में, 300 और 3 और 7 को 300 700 मान सकते हैं। अगर स्कीम ए 8% पर 4 साल के लिए है, ये 8% है 4 साल के लिए है, तो 8 चौके 32, आर इंटू टी, 32% का इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि वो कह रहा है कि दूसरी स्कीम जो है वो 12% पर 4 साल के लिए है, तो आर इंटू टी मतलब 12 चौके 48% का इंटरेस्ट मिलेगा, 48%। डन। और दोनों इंटरेस्ट का सम आपके पास अवेलेबल है। 300 का 32% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 700 का 48% निकालना है, 8 सत्ती 56, 28 और 5 33 हो जाएगा, 336। और इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो 6 और 6 मिलाकर 12, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432 यूनिट की वैल्यू 6480 है। 6480 है। आपसे पूछा था क्वेश्चन में, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स कुछ भी नहीं है। एक्स से क्या था, ये टोटल अमाउंट था जिसको 3 और 7 में इन्वेस्टमेंट किया गया, और आपने मान लिया क्या उसको 700 और 300। 700 300 बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1000। यानी अगर 432 यूनिट की वैल्यू 6480 है तो 1000 की वैल्यू हमें निकालनी है, बस दैट्स इट। 1000 की वैल्यू निकालनी है, 1000 6480 एंड डिवाइडेड बाई 4320 हमें करना है। 15 चौक के 60 होता है, 15 चौकी 60 और 15 तिया 45, ये इससे 15 बार में कटेगा, तो इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाता है 15,000। अप्रोच सही रखेंगे, बड़े प्यार से 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चंस को आप डिजाइन कर सकते हैं। अप्रोच कुछ और रखते हैं तो चीजें कई बार खराब हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का सवाल है, कोई भी लगा सकता, बिल्कुल टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द बेस राइट एंगल ट्राइंगल। रेक्टेंगल का जो बेस है वो राइट, रेक्टेंगल की जो लेंथ है यानी एल बराबर है किसके, बी के, बेस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस के। कह रहा है जबकि ब्रेथ जो है वो 24 है, 24 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 720 है, हाइट और बेस का रिलेशन भी दे रखा है, सब कुछ पता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई भी लगा सकता था इसको। एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, तो एल इंटू बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 24, नहीं 720, 720 है ना, ये 720 है। ब्रेथ आपके पास पता ही है 24 है, तो एल कितना हो जाएगा 720 बटा 24 करोगे तो एल कितना हो जाएगा 30। अब जो एल है यानी जो लेंथ है वही उसकी क्या है, ब्रेथ है, सॉरी बेस है, तो ये भी हो गया 30। क्वेश्चन में रेशियो भी दे रखा है, हाइट के साथ बेस का रेशियो दे रखा है कितना, 6 और 5 का। तो आप कह सकते हैं कि सर 5 यूनिट 30 के बराबर है, 6 यूनिट फिर 36 के बराबर होगा, हाइट कितनी हो जाएगी 36। पूछा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है मेरे भाई, तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास 30 है, बेस कितना है 30 है, हाइट कितनी है 36 है, तो काम खत्म। बस इसको सॉल्व किया और सीधा आंसर, 15 छका कितना होता है 90, 15 तिया 45 और 9 हो जाएगा 54, 540, काम खत्म। डन। सिंपली पढ़ लेना है,
लगा लेना है, बेस मजबूत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको मॉक में अच्छा स्कोर करना है, सॉलिड नंबर लाने हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना है कम समय में, तो 4 साल 5 साल में निकल गया पंचवर्षीय योजना में, कोई बड़ी बात नहीं। आपको करना क्या है कि अगर आपको ध्यान से अगर मॉक को क्लियर करना है, मॉक में स्कोर करने हैं, तो बेसिक फाउंडेशन जो आप पढ़ते हैं उसका मजबूत होना और उसको बहुत तेजी से क्लिक करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितना प्यारा सवाल है। आइए इस बेहतरीन से सवाल की गांठें तोड़ते हैं, कितने आराम से टूटेगा ये देखिए। अब आप इसको अगर दिल पे लेंगे तो वाकई आपका फेफड़ा हिला देगा, लेकिन अगर इसको बिना दिल पे लिया जाए तो आप इस बात को समझो कि देखो कितनी आसानी से लगेगा। जैन साहब आप भी इधर देखिए, बहुत आराम से। कह रहा है ये बहुत देर से मेकअप मेकअप चल रहा है, मेकअप क्या है यार। अ शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ बैटरी 50% अबव, अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 32%, 50% बढ़ाता है। यानी मैंने माना कि इस सवाल में सीपी कितनी है, 100, एमआरपी कितनी होगी, 150, एमआरपी कितनी होगी, 150। कह रहा है 150 पे डिस्काउंट देता है कितने परसेंट, 32%। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी एमआरपी पे डिस्काउंट अप्लाई होता है तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। 32 का डिस्काउंट देगा तो किसी न किसी कीमत पर बेचेगा तो जरूर। फिर वो ये कह रहा है कि इफ अ डिस्काउंट 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, इफ लिखा हुआ है, इफ एक ऐसी चीज होती है जीवन में, यदि, जैसे आप प्यार करते हैं किसी से तो बहुत सारी बातें वो सामने से कहता है, मान लो ऐसा हो जाए, तो वो क्या कहती है कि मतलब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, जबकि हकीकत ऐसा संबंध उसका कोई भी वास्तविक जीवन से नहीं होता है। तो कह रहा है आपसे कि इफ, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आप मार्कअप पर 12% का डिस्काउंट देते तो सेलिंग प्राइस बिकम 1140 मोर देन इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो जो ये सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस से जो अगला सेलिंग प्राइस होगा, ये अगला सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना ज्यादा होगा, 1140 रुपीज होगा। कब? जब आप 32 की जगह डिस्काउंट देंगे कितने परसेंट का मेरे भाई, 12%। आई बात समझ में? ये थोड़ी देर के लिए आपको मानना है। हमने कहा एक बात है, जब मैं 32% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं एक कीमत पर भेज रहा हूं। अगर मैं उसको 12% डिस्काउंट कर रहा हूं तभी तो ये 1140 इंक्रीज कर रहा है। अरे हाँ या ना भाई, 4410 इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि मैंने डिस्काउंट कम किया। तो हम इस बात को बहुत प्यार से कह सकते हैं, बहुत प्यार से हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने डिस्काउंट कितना गिराया, 32 से 12, यानी 20% डिस्काउंट गिराने की वजह से 1140 इंक्रीज कर रहा है। ना मैं इसको गिराता ना ये भाई साहब इंक्रीज कर पाते। यानी 20% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, केवल और केवल 5 से अगर गुणा कर ले तो 5 के 20, 5 और 2 7 और 5 5700 होगी। अब ये 100% क्या आया, ये 100% जो 5700 आया ये क्या आया, ये कुछ भी नहीं आया, ये आया मेरे भाई एमआरपी। कैसे पता चला मुझे कि सर ये एमआरपी आया? क्योंकि ये 20% क्या था, डिस्काउंट, तो 100% डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। जब 20% का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट का है तो 100% निकालोगे तो क्या आएगा, एमआरपी। उसने आपसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैटरी बता दीजिए, बैटरी की सीपी बता दीजिए। आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि 150 की वैल्यू हमारे पास आ गई। 150 की वैल्यू, एमआरपी कितनी है 150, और 150 की वैल्यू कितनी आ गई, 5700। कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 100 की वैल्यू निकाल पाए तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा। और ये सवाल आप देखिए कि इसको कितनी खूबसूरती से तोड़ दिया गया, कितने आराम से इसको तोड़ दिया गया। अगर हम 5 के 15 के पहाड़े से इसको काट ले मेरे भाई, 15 या 45, 15 बटे 120। सवाल का बेहतरीन सा जवाब मुस्कुराते हुए, इन जस्ट 45 to 50 सेकेंड, दिस इज 3800 इज राइट आंसर। क्या बेहतरीन इसकी गांठें तोड़ी गई कि आराम से ये 40 सेकंड में। अगर आपने वाकई इस सवाल को ऐसे लगाया है तो हेड्स ऑफ, सलाम है आपके जज्बे को कि आप वाकई पढ़ रहे हैं। और अगर इसके अलावा किसी और अप्रोच से आपने लगाया है तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि या तो पढ़ाई छोड़ दें आप, या तो आप सीख लें, दो में से एक काम कर लीजिए।
ये जो संडे का मॉक का पेपर आप देख रहे हैं, ये इजी लेवल नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर कराया गया है, जिसमें आपको कम समय में अधिक ज्ञान दिखाने और बताने की जरूरत थी, आपको सीखने की जरूरत। इज दैट क्लियर? खेल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, स्क्रीन पे आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कितना प्यारा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 नो योर स्क्रीन। क्या है पहला सवाल, आइए समझते हैं। कह रहा रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मोहन एंड धनु। ठीक, मोहन और धनु की जो इनकम का रेशियो है 1:1। 1:1 एकमात्र रेशियो ऐसा है जो कहता है दोनों चीजें आपस में बराबर। 1:1 ने एक बात बिल्कुल क्लियर बता दी कि मोहन और धनु की जो इनकम है वो इक्वल है। फिर भी मैंने लिख लिया, चलो यहां मोहन लिखा, मोहन लिख ले, और धनु धनु लिख ले। ठीक है, इनकी इनकम का जो रेशियो है 1:1, ये इनकम का रेशियो ध्यान रखेंगे, दोनों की इनकम बराबर। फिर उसने बोला कि एक्सपेंडिचर जो मोहन और धनु का है वो 5 और 6 है। एक्सपेंडिचर 5 और 6 है, समझिएगा, फिर लगाना हो तो मैं तो तुरंत उड़ा दूं, बट आपको समझाना भी बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर कह रहा जो मोहन की सेविंग है वो 25,000 रुपए कम है धनु की इनकम से। धनु की इनकम से मोहन की सेविंग 25,000 कम है। ध्यान रखेंगे, ये रही धनु की इनकम, और जो भी मोहन की सेविंग होगी, सेविंग ये वाली वैल्यू, ये वाली, इससे ये 25,000 कम होगी, ये ध्यान रखेंगे। ये दो सर्कल जो है, इसकी इनकम से ये वैल्यू 25,000 कम कह रहा है, जबकि धनु की जो सेविंग है वो 12,000 है, ये सेविंग 12 तो कह रहा है मोहन की इनकम। एक बात आप सब लोग जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है। यानी इनकम अगर किसी की जाननी है तो सेविंग में एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि इसको ले लो 5y, इसको ले लो 6 ले लो, तो ये धनु की क्या है, एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, सेविंग। एक्सपेंडिचर सेविंग अगर जोड़ें तो इनकम बन जाएगी कितनी, 6y प्लस 12,000 बन जाएगी इनकम धनु की, आप कहोगे हाँ। और इसी इनकम से 25,000 कम ये है, तो हमने कहा कि 6y प्लस 12,000 में से 25,000 मुझे कम करना, तो ये क्या आएगा, 6y माइनस 13,000। ये क्या आया, ये क्या आया, ये आई सेविंग। किसकी आई सेविंग मेरे भाई, मोहन की। सेविंग में अगर एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाए इसको, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर जोड़ने पे क्या बनेगा, इनकम बनेगी। तो हमने कहा इन दोनों को जोड़िए जरा, इसको और इसको जोड़ा, मैंने कहा 6y माइनस 13,000 प्लस 5y, दिस इज द इनकम ऑफ मोहन, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू इनकम ऑफ धनु, बिकॉज बिकॉज रेशियो क्या है इनके बीच का, 1:1, तो दोनों की इनकम क्या थी, बराबर थी। तो हमने मोहन की इनकम एक तरफ बना ली और दूसरी तरफ धनु की इनकम बना ली, और दोनों को आपस में बराबर कर दिया। जैसे ही मैंने बराबर किया तो आप जरा देखिए कि ये क्या हो रहा है। ये ऐसा कुछ हुआ, 6y से 6y कट गया, बचा 5y, ये उधर जाएगा 25, यानी 5y की वैल्यू 25,000 आई, 25,000 आई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। अब जब y की वैल्यू 5,000 आ गई मेरे भाई, तो पूछा क्या था उसने, मोहन की इनकम बता दीजिए। मोहन की इनकम बतानी है, और मोहन रहा ये, और मोहन की इनकम क्या है, मोहन की इनकम क्या है आप बताइए। मोहन की इनकम वही है ना, वही है मोहन की इनकम जो धनु की इनकम है, और ये रही धनु की इनकम। तो हम अगर इसी में रख दें तो आ जाएगा, y की जगह पर 5 रख दें तो 6 बचे 30, 30,000 और प्लस 12,000। उस सवाल का बेहतरीन सा जवाब 42। दैट क्लियर, 42। इतना प्यारा सवाल, आप देखिए कितना प्यारा सवाल है।
आप इसको इतनी बार लगाइए कि आपको रट जाएगा। तो इस वैरायटी से जुड़े ऐसे सवाल बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर पे अगर मिलेंगे तो आप बहुत बखूबी तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। डन हो गई बात। कितना प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नाउ योर स्क्रीन। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? 11, क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, 4 और 1। स्टिल वाटर के साथ करंट का रेशियो दे रखा है। स्टिल वाटर और करंट का रेशियो कितना है? 4 और 4 और 1 में रेशियो कह रहा है। एक नाव 420 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है जबकि 140 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाती है। 420 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो अप स्ट्रीम की स्पीड 3 होगी, जबकि 140 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड 5 होगी, है ना? 5 होगी तो लगा समय कितना होगा आप जरा देखिए। 3 से काटेंगे 14 तिया 42, 140 होगा प्लस 5 से काटिए 5 दूना के 10 और 5 बटे 40। तो टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 168 यूनिट लगेगा। मैंने क्यों यूनिट लिखा? क्योंकि बेटा जिससे मैंने डिवाइड किया है 3 और 5, 3 और 5 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर नहीं है बल्कि क्या है? रेशियो में है। यहां से निकाला था ना, रेशियो से डिवाइड करेंगे तो यूनिट में आएगी, यानी लगने वाला टोटल समय 168 यूनिट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 24 आवर्स। टोटल टाइम कितना है? 24 घंटे। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि 168 यूनिट की वैल्यू सर कितनी है? 24 घंटे। कह रहा है बताइए, अगर उस नाव को 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर स्टिल वाटर में चलना हो, अगर 168 किलोमीटर स्टिल वाटर का मतलब 4 से चलेगी, तो आप कहोगे कि सर जो समय लगेगा वो 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 42 यूनिट का समय लगेगा। और यही वो पूछ रहा है कि बताइए कितना समय लगेगा कवर करने में। 168 यूनिट अगर इतना है तो 42 यूनिट कितना होगा? 42 यूनिट कितना होगा? हमें सिर्फ ये निकालना है। 42 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 168 कर लें अगर, और अब हम इसको सॉल्व कर दें। 4 से ये कट जाएगा, ठीक, और 4 से ये कट जाएगा 6, तो जवाब हो जाएगा 6। इस सवाल का बेहतर। रेशियो रेशियो पे खेल लेते, काम आसान हो जाता, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इजीली खेला जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 तो मैंने बता दिया। 12 नंबर क्वेश्चन। फाउंडेशन की कॉपी खोलिएगा और इसको एलिगेशन से लगाइए। इजी है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं। एलिगेशन मेथड आप लगाएंगे, इस सवाल का जवाब खूबसूरती से पाएंगे। बाकी किसी रास्ते पर जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रहे। चीपर डियरर मीन पे सेट करिए, इजिली आ जाएगा। एक तरफ की वैल्यू 460 है, दूसरे तरफ की वैल्यू फेंक के बाहर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर देखिए आप, क्या है पिक्चर 13 नंबर क्वेश्चन की? देख, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, A man goes from A to B with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। B से C तक 50 से जाता है। He takes 17 hours A से C तक जाने में लगता है। डिस्टेंस A से C की बताइए। अगर रेशियो आपके पास A और B का 9 और 10 का है, A से B 9 है और B से C 10 है। बेसिक सा सवाल है, बड़े प्यार से आप इसको लगा सकते थे, फ्रेमिंग करके अगर समझना चाहे तो समझ सकते थे कि एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट हमने कहा B है और तीसरा पॉइंट हमने कहा C है। तो ए से बी तक वो जाता है 40 की स्पीड से, आप भी जा सकते हैं। हो गया तो आप भी जा सकते हैं 40 की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि बी से सी तक वो जाता है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है। ए से सी तक जाने में टोटल लगने वाला जो समय है, ए से सी तक जाने में लगने वाला टोटल समय जो है, टोटल टाइम मेरे भाई, टोटल टाइम कितने घंटे लग रहे हैं? 17 घंटे। 17 घंटे टोटल टाइम लग रहे हैं। जबकि डिस्टेंस भी उसने रेशियो में बता दिया कि इधर अगर डिस्टेंस 9x है तो इधर डिस्टेंस 10x है। तो आप भी लगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9x अपॉन 40,
प्लस प्लस 10x 10x अपॉन 50 10x अपॉन 50 एंड दिस इज इक्वल टू 17। आपको सॉल्व कर लेना है, जवाब निकाल लेना है बड़ी आसानी से। मैंने कहा 9 पचे 45, तो ये हो जा रहा है 45x और 10 चौके 40x, ये हो जा रहा है 4 गुणे 5 यानी 20 कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 170 कर सकते, राइट जनाब। ये कितना हो जाएगा 85x इज इक्वल टू 170 इंटू 20। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा आप कर सकते हैं 170 20/85 अगर आप करते हैं 17 के पहाड़े से काटिए, जरा देखिए क्या बन रहा है। 17 के पहाड़े से ये 10 बार में कटेगा, 17 के पहाड़े से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। अगर x की वैल्यू 40 आई तो आप भी इस बात को बता सकते हैं कि पूछ रहा था a से लेकर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए से लेके सी तक के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये कितनी है 9x और ये कितनी है 10x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 19 और x की वैल्यू अगर 40 है तो 19 इंटू 40 कर दीजिए, 19 चौके 76, 760। बेसिक सा सवाल, जितनी स्पीड में लगा सकते थे उतनी स्पीड में आप इसको 30 से 40 सेकंड में सजा सकते हैं। नोट, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट। ये जो है अकेले 24 मिनट में टैंक को भर सकता। टाइम टेकन फिल बाय टैंक बाय बी ट्वाइस द टाइम टेकन बाय पाइप सी एम्प्टी द सेम टैंक। ये लाइन बहुत कह रहा है ए जो है अकेले टंकी को अगर भरे ना तो 24 मिनट में टंकी को भर सकता, 24 मिनट में टंकी को भर सकता है। बी को बी को टंकी को भरने में जो समय लगता है वो दोगुना समय है सी को जितनी देर में खाली। तो हम कह सकते हैं कि सर बी टाइम का ये 2 होगा तो ये 1 होगा। मतलब बी को भरने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो सी को खाली करने में 1 घंटे लगते हैं। यही उसने बोला था कि बी का टाइम सी के एम्प्टी टाइम से ट्वाइस है। ये ध्यान रखिएगा कि सी जो पाइप है ये एम्प्टी वाला है और ये भरने वाला टाइम है। डन हो गई बात। अगर आपके पास टाइम का रेशियो है तो आप एफिशिएंसी का रेशियो तो बड़े प्यार से बना सकते हैं ना। पलट दीजिए, 1 और 2 की एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो बनने के बाद ए और सी की एफिशिएंसी भी गिवन है, कितनी 3 और 4। तो ए और सी की एफिशिएंसी अगर गिवन है भैया तो ए की 3 है सी की 4, सी की 4 कर दीजिए और ए की एफिशिएंसी, ए भी भरने वाला पाइप है, ए की हो जाएगी 3। तो कॉमन क्या फंसा, सी फंसा। ए बी सी की एफिशिएंसी बना लीजिए, ए बी सी की ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी सी ए। ये इनकी एफिशिएंसी बन गई। अब आपको पता है कि ए जो है ये 24 मिनट में पूरे टैंक को अकेला भर सकता है। 1 मिनट में कितना भर सकता है 3। तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि 24 गुणे 3 अगर करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा 72 यूनिट की टंकी हो जाएगी। इसे टोटल वर्क हो गया। अब उसने बोला कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बी and C fill the tank and pipe B take 1/3 by original time taken to fill the tank। कह रहा बी और सी अगर मिलकर टंकी को भरे तो कितना समय लगेगा, जबकि बी भैया जो है 1/3 ओरिजिनल टाइम से कम में भर दे, 1/3 ओरिजिनल टाइम में वो भर देते हैं। चलो कोई बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी की अगर हम बात करते हैं तो बी और सी देखो, बी और सी मिलकर कितना होंगे, बी और सी 4 2 कितना हो गया 6, 6 की एफिशिएंसी से भरेंगे, 6 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 72 यूनिट भर देंगे। 72 यूनिट भरने में पूरा पूरा समय लगेगा कितना 12। बट मामला क्या है, मामला ये है कि 1/3 ओरिजिनल टाइम में भरना है। तो इनटू जब ये आप 1/3 इसका करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी टंकी निकल जाएगी, का समय निकल जाएगा। 3 से 1/3 को रिवर्स करोगे तो दिस इज 36 मिनट इज अ राइट। दैट क्लियर, 36 मिनट राइट आंसर। हो गई बात। 1/3
बटा 6 करोगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। बेहतरीन से क्लियर हो गई बात। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की द एज ऑफ ए 4 ईयर अगो इज 6 ईयर and present age of C is 6x year. Age of B after 8 year x plus 4 year and the sum of age of A and B after 6 year is 60. तो C की एज आफ्टर 6 ईयर बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेमिंग करिए बन जाएगा। ए है, ए है, ये प्रेजेंट में कह रहा है यहां से 4 साल पहले एक्स का था, 4 साल पहले एक्स ईयर का है। ए सी की प्रेजेंट एज एक्स है, सी और सी की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक। बी आफ्टर 8 ईयर, बी यहां लिख लो, 8 साल बाद मतलब प्रेजेंट सी 8 साल बाद, 8 साल बाद कितने का है, एक्स प्लस 4 का है, एक्स प्लस 4 का है। कह रहा है ए की और बी की आफ्टर 6 ईयर जो एज का सम है वो 60 है। ए और बी की आफ्टर 6 ईयर यानी प्रेजेंट से। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए की प्रेजेंट बनाते हैं, ए की प्रेजेंट एक्स प्लस 4 होगी, ठीक हो गई बात। बी की प्रेजेंट ना बनाओ, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। ए की 6 साल बाद और बी की 6 साल बाद, ठीक, दोनों की एज का सम ये बराबर है किसके, 60 की। ये मुझे तैयार करना है, ये इक्वेशन हमें तैयार करनी है। हमने कहा ये जो बी की एज है ये 8 साल बाद की है, आपको चाहिए प्रेजेंट से 6 साल बाद, तो केवल इसमें से 2 कम कर दो ना, 2 कम कर दो, 2 कम कर दोगे तो 6 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। और इनकी 6 साल बाद कितनी होगी, इनकी 6 साल बाद, इनके में 6 जोड़ दीजिए यानी एक्स प्लस 10 हो जाएगी। ये एक्स प्लस 10, ये एक्स प्लस 10 और ये एक्स प्लस 2 दोनों की 6 साल बाद की, इन दोनों का सम एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 60, राइट। एंड दिस इज 2x, 10 2 12, 60 माइनस 12 मतलब 48, ठीक है। तो x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24 आ गई। पूछा क्या है, पूछा है आपसे सी की 6 साल बाद की उम्र बताइए। सी की प्रेजेंट एज तो x है और x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। 6 साल बाद कितने का होगा, ये 6 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा काम का। 30 इस सवाल बेहतरीन सा जवाब, 30 इज राइट आंसर है। 16 से 20 में कहानी क्या है, डीआई है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई को सॉल्व करने से पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन को हमेशा प्यार से पढ़ा करें। कह रहा है एक टेबल दी गई है जो शो द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड बुक सोल्ड बाय 5 शॉप, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आइए, ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल, टेबल जो है ये नंबर ऑफ पेन सोल्ड की है और ये नंबर ऑफ बुक सोल्ड की है। पूरा पूरा डाटा है, तो कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है इसको लगाना। आइए लगा के बताते हैं तो क्या सीन है, देखो लगाते हैं सीन क्या है समझ में, बड़े आराम से लग जाएगी, कोई बड़ा टास्क नहीं, सीधा सीधा हमें केवल और केवल इसको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो 2-3 सवाल बताऊंगा, इजी है, डीआई डाटा उठाएंगे लग जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है आपसे कि रेशियो बताइए सबसे, तो पहले इसका पेन सोल्ड बाई ए एंड डी टूगेदर, ए एंड डी टूगेदर, ए की पेन 84 और इनकी डी की पेन 60, 8 से 14 कितना हुआ, 144, ए एंड डी टूगेदर यानी 144। इस टू द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बी एंड ई, बुक वाला कॉलम ये है, बी की बुक कितनी है 120, ई की बुक कितनी है 64, 120 और 64 यानी 184, 184 हो गए। डन। अब इसको काट लीजिए आप, 8 के पहाड़े से काट ले तो 18 हो जाए, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 8 3 काम कर, ये बन गया आंसर, बन गया। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर
17 और देख लो। कह रहा है नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई सी एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई ए। सी और डी की पेन चाहिए। पेन ये है, सी 90, डी 60, 9 6 15, 150। ये कितने प्रतिशत है किसका? बुक सोल्ड बाई ए। ए ने जो बुक सोल्ड किया है 100 का, 100 का ये कितने प्रतिशत है? कोई भी कहेगा सर ये 150% है। 150% है। देखिए कितनी फटाफट फटाफट लग रहा है। पढ़ाने में समय नहीं लग रहा है तो मेरी जान, लगाने में समय कहाँ लगता है? पता नहीं कैसे आप लोग लगाते हो कि बहुत टाइम लग जाता है। फिर कहते हो सर ऐसा नहीं वैसा हो गया, वैसा नहीं ऐसा हो गया। आओ, ऐसे नहीं वैसे कर दिए, सब वैसे नहीं वैसे कर दिए। सारे तो बन जा रहे हैं। आओ देखो, एक ये बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। पेन सोल्ड बाई एफ। अब एफ क्या है? एफ एक आउटर डाटा का सवाल। एफ 20% मोर है किससे? बुक सोल्ड बाई बी। अब बी ने कितनी बुक सोल्ड की है? बी ने जो बुक सोल्ड की है मेरे भाई 100 नहीं 120, 120 सोल्ड की है बी ने। इससे 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मतलब 144। 144 एफ की हो गई। ठीक है, एफ की हो गई 144। बुक सोल्ड बाई एफ 30% लेस देन पेन सोल्ड बाई सी। सी की पेन कितनी है? सी की पेन है कितनी? 90। 90 है। 90 से 30% कम करोगे मतलब 70%। 90 से 30% कम करोगे मतलब 70%। 9 सते 63, 63। तो उसने बोला आपसे कि बताइए कितनी पेन और कितनी बुक उसने सोल्ड की? एफ ने। किसने? एफ ने। तो ये रही इसकी बुक और ये रही इसकी पेन। दोनों को जोड़ दीजिए, 207 टोटल। ये आंसर बन जाएगा। ये कहाँ लगाने में टाइम लग रहा है? 3 मैंने बता दिए, 2 आप लगा दीजिएगा। ऐसा हर बार मैं करता हूँ कि 3 बताता हूँ, 2 आपको लगाना है। अगली डीआई फिर से कह रहा है द बार ग्राफ गिवन द शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्किंग इन 4 डिफरेंट फैक्ट्रीज। रीड द डाटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष और महिलाएं जो काम कर रहे हैं वो 4 फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। एक बार ग्राफ आगे आएगा, उस बार ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल ये दे रखा है। कितनी खूबसूरत सी डीआई है, मतलब देख के दिल गार्डन गार्डन हो सकता है। अगर आप इसको ना भी लगाना चाहें तो बैठकर देख सकते थे थोड़ी देर की क्या है इसमें, देखते तो भी ये लग जाता बड़े आराम से। सवाल नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे 21 नंबर की एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल वर्किंग इन डी। एवरेज नंबर ऑफ मेल बताने हैं ए एंड बी। ए के मेल कितने हैं? 120। बी के मेल कितने हैं? 72। 120 72 192। एवरेज 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 18, 2 6 के 12, डन हो गई बात। कह रहा है ये 96 कितने प्रतिशत है किसका? फीमेल वर्किंग इन डी। डी की फीमेल दिस इज 124 राइट। डन, दिस इज 120 इंटू 100। डी की फीमेल थी ना? हाँ, हाँ डी की फीमेल। इसका जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये लगभग 77% के आसपास आए। डाटा रख के कैलकुलेशन करनी थी और कुछ। डन हो गई बात। 70 से क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो और देख लो। आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आराम से आप समझ रहे हैं बात को, आराम से लगा सकते हैं। देखिए 22 देखिए, रेशियो ऑफ द टोटल मेल वर्किंग बी एंड डी टुगेदर। बी एंड डी टुगेदर, रेशियो ऑफ टोटल मेल वर्किंग बी एंड डी टुगेदर एंड टोटल फीमेल वर्किंग इन ऑल द फैक्ट्रीज। रेशियो ऑफ टोटल मेल वर्किंग बी एंड डी टुगेदर। बी के मेल कितने हैं? 72। डी के मेल कितने हैं? 48। तो 72 और 48, 72 प्लस 48, 7 4 11 और 1 12, 120। 120 आगे ऑल फीमेल उठानी है।
तो भैया 108 देखो, फीमेल फीमेल उठानी है, 100 ये ले लेते हैं, 80 तो कितना हो गया 188, 9 8 17, ठीक, 6 जोड़ लो और 100 उधर 200, यानी 370, 6 6 12 भी तो हो रहा है, 8 6 14 4 2 6, 372 आई थिंक। एक बार देख लेना जरा आप, ये काट लेना, ये काट लोगे आंसर बन जाएगा। बस काटना है और निकाल लेना है, जोड़ ओड़ कहीं गलत नहीं होगा तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो, लगे यार तब मालिक कितना खर्चा हो ही गया तो काहे इसको छोड़ना। 3 हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ। कह रहा है मेल वर्किंग इन ई, अब ई क्या है भाई, ई तो है नहीं, डी है, यानी आउटर डाटा का सवाल है। इज 1/4 ऑफ द फीमेल वर्किंग इन बी। कह रहा है जो ई के मेल है, ई के मेल, ई के मेल 1/4 है बी की फीमेल से। बी की फीमेल कितनी है 80, 80 का 1/4 करोगे तो कितना होगा 20, 20 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। आगे कह रहा है आपसे कि जो मेल वर्किंग इन ई है वो कितने परसेंट कम या ज्यादा है, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल वर्किंग इन ए। डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल वर्किंग इन ए इज 12। 120 और 108 मतलब 12, 12 से ये जो 20 है ये कितने परसेंट ज्यादा है, ज्यादा ही है तो मोर देन निकाल लीजिए कितना। आप कहोगे सर 8 किससे, 12 से, इंटू क्या 100, तो 2/3 क्या होता है 66.66% इज द राइट आंसर। 66.66% इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। तो 3 मैंने लगा दिए, वादे के मुताबिक 2 आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और था, एक प्यारी सी बीच के नंबर सीरीज है, ये आपको ही बनाना होता है, आप कलाकार हैं नंबर सीरीज के। ये एक कैसलेट है, बहुत प्यारी सी कैसलेट, आसान, कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें, इजी है ये कैसलेट। कैसलेट तो बस बन जाए तो आंसर तो सीधा सीधा कोई भी निकाल सकता है। आओ देखो, कह रहा है कैसलेट में कि देयर आर 3 कंपनी एबीसी, 3 कंपनियां हैं, सम ऑफ मेल वर्किंग इन ऑल द गिवन कंपनीज 84। 3 कंपनी है और मेल और फीमेल है, तो हमने कहा ए लिख लो, बी लिख लो और सी लिख लो। प्रभु भोलेनाथ, आइए ये बना लिया मैंने टेबल, ठीक है, ये टेबल बना लिया, कंपनी बन गई, और मैंने कहा ये मेल ले लो और ये फीमेल, मेल और फीमेल। इधर मन करे तो टोटल बना लो, जरूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छी। खेल आगे बढ़ाते हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ मेल वर्किंग इन ऑल गिवन कंपनी 86। तो तीनों के मेल का सम यानी टोटल मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, ये 86, ठीक। द फीमेल वर्किंग इज इन ए इज 25% मोर देन मेल। महिलाएं जो है पुरुषों से 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 4 हैं तो ये 5 होंगे। द मेल वर्किंग इन बी इज 26, बी के मेल कह रहा है 26 है, बी के मेल 26 है, विच इज 14 लेस देन द मेल इन ए। ये जो 26 है ये 14 कम है ए के मेल से, जो 26 है वो ए के मेल से 14 कम है, यानी ए के मेल कितने हो जाएंगे 40, 4 40 तो 5 25, 4 40 तो 5 25। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फीमेल वर्किंग इन ए इज इक्वल टू फीमेल वर्किंग इन सी। ए की फीमेल 25 है तो सी की फीमेल भी 25 होंगी। अब उसने ही बोला कि दोनों बराबर है। टोटल इंप्लाई वर्किंग इन बी इज 46, बी के टोटल इंप्लाई 46 है। अब बी के अगर टोटल इंप्लाई 46 है तो ये 46 हुआ, मतलब ये अगर 26 है इसका मतलब कि भैया ये 20 हो। अब तो कोई भी बता सकता है, एक बचा, ये भी भर लीजिए, ये कौन सा बड़ा टास्क है इसको भरना। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 26 66, यानी ये हो जाएगा 20, क्योंकि इन तीनों का सम ये था। ये बन गई, ये बन गई, इसको और जोड़ लो, 25 25 50, 50 20 70,
मन करे तो फीमेल जोड़ लो आप, 25 25 50 और 20 और जोड़ दो 70, तो फीमेल आ गई। ये ग्राफ अगर बन गया तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। कह रहा है सभी कंपनी के टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल कंपनीज के टोटल एम्प्लॉय हमें बताना है। 8 7 15 बात खत्म। टोटल एम्प्लॉय बताने यानी मेल और फीमेल को आपस में जोड़ लेना है, मेल और फीमेल को आपस में जोड़ लेना है। 5:25, 1 मिनट रुक जाइए जरा, 4:40 है, माफ करिएगा यहाँ थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है, मैं इसको सही कर दूं, 1 मिनट रुक जाओ। ये 4:40 है, देखो 4:40 से 1 यूनिट 10 होगा तो 5 यूनिट 50 होगा। ये 50 तो ये भी 50 था, है ना? ये 50 तो ये भी 50 था, ठीक है। और ये कितना था, ये था 46। 1 मिनट रुक जाओ। बी के काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या 26 है। हाँ, बी के काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 46 है। ये जो था 46 था, तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। और ये कितना आया था भैया, इसको कर देंगे तो ये भी हो जा रहा था 20, ये 20 हो जा रहा था, 66 और 20 66, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब क्वेश्चन सीधे सीधे लगा लीजिए। सिली मिस्टेक बहुत आसान होती है ना, तो कई बार सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से लगाना है। कह रहा है बताइए सभी कर्मचारियों की संख्या बतानी है। तो पुरुषों की संख्या 86 है, महिलाओं की संख्या 120 है, तो 12 8 20 यानी 206 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 206 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ पता है कि नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ए के जो मेल है यानी जो 40 है, ये कितने परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन सी से कितने परसेंट ज्यादा है। 20 से 40 कितने परसेंट ज्यादा होता है, आप कहोगे सर 50% ज्यादा होता है। सारे सवाल इसके बाद आसानी से बन जाए, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से लास्ट संडे के टेस्ट 5 अप्रैल को जो हुआ, उसके आपके पास ये कंप्लीट एनालिसिस थी जो आपको बताया गया। हर संडे आप जुड़िए, इसी तरीके से बेहतर मेहनत आप भी करें, हम भी मेहनत करें, और इस टेस्ट के सिलसिले को, इस कारवां को बहुत दूर तक ले जाए। दूसरे को भी सजेस्ट किया करिए, आप हॉस्टल में रहते हैं, दोस्त मित्र में रहते हैं, अच्छी चीजों को बताया करिए। अभी कोई फालतू चीज आ जाएगी तो फटाफट शेयर कर देते हो, कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं तो दूसरों तक पहुंचाया जाता है, एटलीस्ट अपने लिए नहीं, हम और हमारी टीम की मेहनत के लिए तो आप किया करिए। इतना तो किया करिए कि किसी को बताइए, उसको जुड़ाइए, कहिए भैया जुड़ो। कुछ नहीं कर सकते तो आप मॉक तो लगाइए, मॉक लगाइए, प्रॉपर एनालिसिस लीजिए, टीचर से मिलने का मौका मिलेगा, आपको सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है प्रॉपर। मिलेंगे वापस किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।